हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं संजीव भाटिया आज आपको डिस्कस करूंगा हमारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा। और हमारे सिंह सर का एक स्लोगन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और इस सीरीज में सर की बहुत कोशिश है ये कि सभी बच्चे जो दूर रहते हैं या क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं और वो ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई जाएं। और हम लोग की 2 या 3 बजे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेस चलती हैं एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए, या आपके कोई फ्रेंड हो जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनको बोलिए कि वो 2 बजे से मंडे टू सैटरडे क्लासेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल, यानी कि ये मुझे दिया गया है लेमडा नॉट केसीएल। लेमडा नॉट केसीएल की बात कर रहा है और साथ में मुझको कह रहा है कि इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COOH, यानी कि ये ज्यादा है लेमडा नॉट CH3COOH से। ये लेमडा नॉट M कह सकते हो क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन ये बात बेटा गलत है, क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर वैल्यू वाइज अगर बात करो तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जो केसीएल की लेमडा M नॉट है वो अप्रॉक्सीमेट 150 के आसपास होती है, और जो हमारी एसिटिक एसिड की लेमडा नॉट M है ये 390 के आसपास होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये, अगर हमने एनसीईआरटी से इसको याद किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट होगा लेमडा नॉट केसीएल कम होगा और लेमडा नॉट एसिटिक एसिड ज्यादा होगा। हाँ, अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको लेमडा एम सी दिया हुआ है किसी गिवन कंसंट्रेशन पे, हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कंपेयर करना है, तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट से। और अगर इसके रीजन की बात करो तो एनसीईआरटी ने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, बट मोलर कंडक्टिविटी ट्रांसपोर्ट नंबर पे डिपेंड करती है। और ट्रांसपोर्ट नंबर अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे साइज पे, वेट पे। हल्के आयन की स्पीड ज़्यादा होगी अगर इजी मोड में समझना चाहते हो, और भारी आयन की स्पीड कम होगी। तो इसमें हमारा जो कैटायन है वो H प्लस है एसिटिक एसिड में, और जो यहाँ पर कैटायन है ये K प्लस है। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस लाइटर है K प्लस से, इसकी स्पीड ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू K प्लस, इसलिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे हमारा एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा KCl से। तो ये स्टेटमेंट हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। अब कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन आप कर रहे हो डिक्रीज, इसका मीन्स है डाइल्यूशन कर रहे हो इंक्रीज, और जब आप डाइल्यूशन करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी भी होती है इंक्रीज। इसका मीन्स है कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर डिक्रीज दिखा रहा है, इसका मीन्स है ये स्टेटमेंट भी गलत है और हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अब क्वेश्चन नंबर 52 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और लंदन फोर्सेस या फिर जो है आप इसको कह सकते हो डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। अगर ओवरऑल आप देखें तो ये जो लंदन फोर्सेस है ये सबसे कम स्ट्रेंथ रखते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। इससे ज़्यादा हमारी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स की होती है, तो C से ज़्यादा हो जाएगा E। इसके बाद मेरा नंबर आता है डायपोल डायपोल का D, और फिर मेरा नंबर आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का A, और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होगा, मोस्ट स्ट्रांग बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, दैट मीन्स B।
तो C से ज्यादा E, E से ज्यादा D और फिर D से ज्यादा A और A से ज्यादा B अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट समझ में आएगा। 53rd क्वेश्चन पे जाते हैं। BF3 BCl3 BBr3 BI3 की मुझे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। वैसे जनरली अगर आप लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हो, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि सेंट्रल एटम अगर डिफर कर रहा है और आउटर एटम सेम है, दो या दो से ज्यादा लुईस एसिड में, तो जिसका सेंट्रल एटम जितना छोटा होगा उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। या सेंट्रल एटम सेम है और आउटर एटम डिफर कर रहा है, तो जिसका आउटर एटम जितना ज्यादा छोटा होगा उसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं BCl3, AlCl3, GaCl3, ये तीनों लुईस एसिड हैं और इनमें मैं पूछूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन होगा, तो आप कह सकते हो कि BCl3 में Cl, AlCl3 का Cl, GaCl3 का Cl, Cl कॉमन है। बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम में बोरॉन छोटा है, तो इसलिए BCl3 की लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम AlCl3, उससे कम GaCl3। हालांकि Ga और Al के साइज का वेरिएशन है, एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरली हम लोग यही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर रखते हैं, कुछ और फैक्टर्स रखते हैं। लेकिन यहाँ पर BF3 BCl3 BBr3 एक्सेप्शनल केस मान के याद कर लो या बैक बॉन्डिंग से समझ लो। ये जो BF3 है, इस BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। F अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देता, जिससे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, और जब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है और इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता। तुम तो जानते ही होगे लुईस एसिड वो होते हैं जो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपनी वैकेंट ऑर्बिटल्स में, तो ये BF3 वीक लुईस एसिड हो जाएगा इनके कंपैरिजन में। इससे ज्यादा BCl3 होगा, इससे ज्यादा BBr3 होगा, इससे ज्यादा Bi3 होगा, क्योंकि Bi3 में बोरॉन और आयोडीन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो बैक बॉन्डिंग की संभावना बहुत कम होती है, लीस्ट होती है। तो जब अपने आउटर एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो आउटर से लेना चाहेगा, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसमें लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही थी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, और इसमें लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जबकि आउटर एटम का साइज बड़ा है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ती जा रही है। इसका रीजन है यहाँ पर, कहाँ पर, BF3 में बैक बॉन्डिंग की प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, और Bi3 इज द स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि हमारा A से ज्यादा B, B से ज्यादा C, C से ज्यादा D, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा लुईस एसिडिक कैरेक्टर में। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव पे ध्यान दीजिएगा, नॉट गिव प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन कौन नहीं देगा। और यहां पर आप देखिए LiAlH4 को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। अब आप तो जानते हैं कि LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैक्सिमम रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। केवल ये, और जैसे कि कह सकते हैं कि ये सबको रिड्यूस कर सकता है, यानी ये रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को, ईस्टर को, एमाइड को, साइनाइड को, हैलाइड को, सबको रिड्यूस कर सकता है, केवल डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। और मुझे ये भी जानना चाहिए कि जो एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड है या ईस्टर हैं, उनको ये अल्कोहल में रिड्यूस करता, एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता, एमाइड को, साइनाइड को, इमाइन को
एमीन में रिड्यूस करता है। तो चलिए अब हम लोग इतना समझ चुके हैं तो चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कीटो को ये अल्कोहलिक ग्रुप में बदल देगा, और ये इमाइन ग्रुप लगा है, इसको NH2 में बदल देगा। तो जब हमारा ये LiLH4 के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। कार्बन नंबर गिन ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बन जाएगा NH2। तो ये हमारा प्राइमरी एमीन बन गया। तो ये प्राइमरी एमीन बन गया, तो हमसे तो पूछ रहा है नॉट, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्केन में बदल देगा, तो 1 2 3, और ये एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, एमाइड को LiLH4 रिड्यूस कर देता है एमीन में, तो ये यहाँ पर बन जाएगा प्राइमरी एमीन। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नाइट्रो को भी ये एमीन में बदल सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये वाला जो NO2 है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कार्बन नंबर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, अभी देखो ये भी प्राइमरी एमीन बना रहा है, ये भी प्राइमरी एमीन बना रहा है, ये भी प्राइमरी एमीन बना रहा है, लेकिन इसको देखिए ये क्या बनाएगा। ये यहाँ पर COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर देगा। ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहां पर हमने OH ले लिया, और ये कार्बन है हमारा, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3। अब इस पे ये जो COCl है एसिल हैलाइड ग्रुप, ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी देखिए OH में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर तो एमीन ग्रुप आया नहीं, और मुझसे पूछ रहा था कौन एमीन नहीं देगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे 54 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हुए होंगे। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड्स में निकालनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कंपाउंड में क्रोमियम लीजिए, प्लस 6 वाटर लीजिए, 6 वाटर लीजिए, प्लस यहाँ पर 3Cl लीजिए, और इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्रोमियम, क्योंकि वाटर न्यूट्रल एजेंट है इसलिए 0 होगी, और Cl की -1 होगी, इक्वल टू 0। तो क्रोमियम की हो जाएगी यहाँ पे +3। तो पहले वाले कंपाउंड में +3 आएगी, लेकिन सबकी +3 है, तो पहले वाला नहीं भी निकालते अपन लोग तो काम चलता। अब अगर ये दूसरे वाला कंपाउंड देखो, तो क्रोमियम और 6 बेंजीन है। बेंजीन बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन की 0 हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। तो क्रोमियम की यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 2 बेंजीन है, 2 चाहो तो कर सकते थे, 2 कर सकते थे, तो क्रोमियम की 0 हो जाएगी। अब ये 2 ऑप्शन मेरे बचे, एक +6 वाला, एक +4 वाला। दैट मीन्स मुझे तीसरे वाले का निकालना ही पड़ेगा, पहले 2 तो इजी थे। तो चलते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो पोटेशियम है, पोटेशियम की हम +1 रखेंगे, क्रोमियम की मुझे निकालनी है। ये बेटा साइनो है, साइनो पे -1 चार्ज होता है, तो -1 रख दिया। ये O है, केवल O ऑक्साइड होता है, तो ऑक्साइड में -2 होगा, -2 रख दिया। अब यहाँ O2 है, तो O2 या तो न्यूट्रल O2 हो सकता है, ये न्यूट्रल O2 हो सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, या O2 -1 हो सकता है, या O2 2- हो सकता है। यानी कि ये पर ऑक्साइड आयन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, ये नॉर्मल है। इस तरह से जब लीगेंड की बात करते हैं तो O2 बहुत रेयरली हमको मिलता है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड मिल सकता है। इसलिए हम इस O2 को अभी पहले मान लेते हैं कि ये हमारा O2 पर ऑक्साइड है, और इसको -2 ले रहे हैं। फिर सुपर ऑक्साइड से भी निकाल लेंगे। पर ऑक्साइड ले लिया,
NH3 हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0, और टोटल, क्योंकि ये न्यूट्रल एक पूरा मॉलिक्यूल है इसलिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। अब आप सॉल्व करिए, ये +2 -2 कैंसिल कर दीजिए और ये हो गया 2 2 4 -2 6, तो क्रोमियम की आ गई +6। अब भाई साहब देखिए, अगर आप यहाँ पे पर ऑक्साइड की जगह सुपर ऑक्साइड मान लेते और ले लेते -1, सुपर ऑक्साइड की टोटल -1, तो ये आता +5। +5 ऑप्शन में नहीं है इसलिए मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 55 का हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, मैच द फॉलोइंग है, सरफेस केमिस्ट्री से कोलाइडल से क्वेश्चन आ गया। चलो पहले पहचान लेते हैं स्मोक क्या होता है। स्मोक हमारा एरोसॉल है, यानी कि सॉलिड एयर में, सॉलिड पार्टिकल्स एयर में, डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, तो ये एरोसॉल है। सेल फ्लूइड क्या होता है, सॉल होता है, ये एनसीईआरटी में बना, आप देख सकते हैं। जेम जेलीज जो होती हैं वो हमारे जेल होती हैं, तो ये जेल है, जेल से जेलीज आया हुआ। रबर हमारा एक होता है, रबर जो अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फोम रबर, तो फोम रबर की अगर हम लोग बात कर रहा हो तो ये हमारा सॉलिड फोम है, सॉलिड फोम। और फ्रोथ जो झाग होता है वो भी फॉर्म होता है, जैसे कि हम लोग फोमिंग जेल से, फोम से जैसे हम लोग शेव वेव करते हैं, जिलेट फोम, तो ये हमारा फ्रॉथ होता है, झाग की तरह का होता है। और मिल्क हमारा इमल्शन होता है, इमल्शन। ये याद करने वाली बात है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो चलो मिला लेते हैं। अब हम लोग ने फॉर्म यहाँ पे ढूंढा, कहाँ है, कहाँ ये है, यानी कि ई, फर्स्ट का ई। जेल ढूंढा, सी, सेकंड का सी। एरोसॉल, एरोसॉल ए, थर्ड का ए। इमल्शन, इमल्शन एफ, ये एफ आ गया। तो बताइए फर्स्ट का ई कहीं मिल रहा है, पहले में ही मिल गया, पूरा नहीं भी निकालते तो काम चल जाता। सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नंबर ऑफ सिगमेंट पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनिलियम आयन, तो एनिलियम आयन बना लेता हूं। चलो भाई, ये कार्बन रिंग है, यानी कि बेंजीन रिंग है, इस पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर एनिलियन बनाना है तो N पे प्लस चार्ज आएगा, एक H आके जुड़ जाएगा, इस पे भी H होंगे। एनिलियम आयन आपने आसानी से एनसीईआरटी में देखा होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब चलो काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। सिग्मा पहले काउंट करते हैं क्योंकि मुझे सिग्मा चाहिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सिग्मा आ रहे हैं, तो 15 मेरे दो जगह ऑप्शन में। पाई 3 है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई यहां सेम है 3 3। अब बाकी बात आई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा ही नहीं, जो N के पास लोन पेयर था वो तो उसने H प्लस के साथ जोड़ने में खत्म कर दिया, तो लोन पेयर कोई बचा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करना चाहिए। 57 का ऑप्शन नंबर 3 मेरे हिसाब से होना चाहिए। उम्मीद आप समझ पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होगा बेटा जो पैरामैग्नेटिक होगा। अभी N2 का तुम्हें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। किसी मॉलिक्यूल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आए तो वो हमारा डायमैग्नेटिक होता है, यानी उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक्सेप्शनल केस है 10 16 32 को छोड़कर। अगर 10 टोटल इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, तो भी पैरामेट्रिक होगा। B2 एग्जांपल है, 16 है O2 का एग्जांपल है, पैरामैग्नेटिक होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में याद किया होगा। और S2 में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन नंबर है, तब भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे,
और मुझसे अनपेयर्ड मांग रहा। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आप लोग काउंट कर सकते हैं, एक F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2F का 18 इवन नंबर है, डायामैग्नेटिक। फिर O2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, ये पैरा हो जाएगा क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इवन है, यहाँ इवन है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर हो तो डायमैग्नेटिक होता है 10 नंबर, 16 नंबर, 32 नंबर को छोड़कर। और अगर किसी मॉलिक्यूल में, एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में भाई साहब ध्यान रखिएगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक नहीं हुआ, ऑलवेज बिना किसी एक्सेप्शन के। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एटम्स या मोनोएटॉमिक आयन की बात नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक आयन की बात कर रहा हूं। इसके भाई साहब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आ गए, फिर से ये डाया हो गया, तो इजिली मैं कह सकता हूं कि मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड 58 का सही होगा। 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 59 में I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना। तो यहां पर भाई साहब सर जी I पे एक माइनस डाल दीजिए। I के आगे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है? जेनॉन। I का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53। जेनॉन का क्या होता है? 54। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 2, 10, 18, 36, 54। अब जेनॉन हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रखता है वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और 8 बॉन्ड तक बना सकता है। तो I माइनस जेनॉन लाइक बिहेव करेगा। और अब एक I इधर रख दिया, एक I इधर रख दिया, और जब I या हैलोजन आउटर एटम होते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर अगर काउंट करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए I माइनस के, तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन अभी मुझे इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझसे तो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, तो लीनियर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 59 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, लीनियर शेप होगी। PbCl2, SnCl2, GeCl2 इनर्ट पेयर इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन है। थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप में 2 तरह की ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन होती है, ग्रुप नंबर के बराबर और ग्रुप नंबर से 2 कम। अगर किसी ग्रुप में यानी थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए में नीचे की तरफ जाते हो तो ग्रुप नंबर से 2 कम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभी अगर हम लोग बात करें Pb, Sn और G, ये ग्रुप 4 ए के मेंबर हैं, तो इनकी 2 ऑक्सीडेशन होगी, एक होगी +4 और +4 से कम +2। यहां पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप में नीचे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये ऑर्डर होता है। तो जर्मेनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम स्टेबल होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। उससे ज्यादा स्टेबल होगा SnCl2, उससे ज्यादा स्टेबल होगा PbCl2। इसलिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है? GeCl2, SnCl2, PbCl2। ऑप्शन नंबर थर्ड 60 का सही होगा, मिला लीजिएगा, 60 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। 61 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको डायरेक्ट भी मार सकते थे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा रिएक्शन वगैरह सब दिखा रहा है और कह रहा है कि ये भाई फाइनल प्रोडक्ट है, और सर जी आप मुझे बता दीजिए P क्या है। P और S में रिलेशन पूछ रहा है। P और S में अगर मुझे रिएक्शन नहीं भी आती और रिलेशन का कोई आइडिया, कोई ट्रिक है तो मैं बना सकता हूँ। तो P और S का रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले नीचे चलते हैं भाई साहब, कह रहा है चेन आइसोमर। अब आइसोमर अगर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। और यहां पर देखो HCN से रिएक्शन हो रही है, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये अगर आइसोमर है तो मोस्ट प्रोबेबल कीटोन ही होगा।
या एल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन अगर साइनो से रिएक्शन करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे। तो इसका मीन्स है ये आइसोमर तो नहीं हो सकता, पोजीशन भी नहीं हो सकता है, आइडेंटिकल कंपाउंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि CN से रिएक्शन करोगे तो एक C बढ़ जाएगा। तो कौन होगा? होमोलोगस कंपाउंड होगा, यानी कि एक ही सीरीज के मेंबर होंगे, बस कार्बन का अंतर होगा। अगर मान लो आप सीखना ही चाहते हो इसको, मान लीजिए कि हमने ये मान लिया इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन का ये कीटोन है, ये हमने बना लिया कीटोन, 5 कार्बन का हम लोग ने कीटोन बना लिया, ये 5 कार्बन का कीटोन है। अब हम लोग ने इसकी सबसे पहले HCN से रिएक्शन की, HCN में H पे प्लस होता, CN पे माइनस होता, ये यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस आएगा। अब जब ये हमारा जो H प्लस है, ये H प्लस इस पे अटैक कर देगा और साइनो हमारा भाई साहब इस पे अटैक कर देगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो जरा ध्यान से, ये मुझे मिल जाएगा, ये O पे H लग जाएगा और CN मेरा यहाँ पर लग जाएगा, CN यहाँ पे लग जाएगा। अब LiAlH4 के साथ जाएंगे, तो LiAlH4 आप सबको पता है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये साइनो को एमीन में कन्वर्ट करता, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये साइनो को एमीन में कन्वर्ट करता, तो मेरा ये हो गया कंपाउंड। जरा ध्यान से देखिएगा, OH CH2NH2 CH2NH2। अब ये जो हमारा NaNO2 HCl है, ये NaNO2 रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके HNO2 बना देगा, HNO2। तो जब HNO2 बनाता है तो पहले जनरल अगर स्टेट में देखें तो जब एमीन की, जब प्राइमरी एमीन की HNO2 से रिएक्शन होती है तो एल्कोहल बनता है, तो यहाँ CH2OH बन जाएगा सिंपली। अभी कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ क्योंकि ये मुझे बनाना नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बन जाएगा, कुछ बच्चों ने सोचा भी होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो HNO2 से रिएक्शन होती है इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता। तो बता दे रहा हूँ आपको कार्बोकैटायन, क्योंकि इस बार नीट 2023 में 2023 में कुछ ऐसे टिपिकल मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसमें ये कार्बोकैटायन बनेगा। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है HNO2 के साथ रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। तो ये कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ एक स्टेप होता है रिंग एक्सपेंशन स्टेप, रिंग एक्सपेंशन स्टेप, चलो बच गया, रिंग एक्सपेंशन स्टेप। तो रिंग एक्सपेंशन स्टेप में ये वाला, दूसरा पेन ले लेता हूं, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा क्योंकि पेंटागोनल रिंग से हेक्सागोनल रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, और ये वाला कार्बन इससे जाके जुड़ेगा। और जब ये इससे, जैसे कि हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, कुछ उसी तरीके का होता है, जिससे ये प्लस उठ के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, OH वाले कार्बन पे। तो मुझे यहां पर ये स्टेज मिल जाएगी क्योंकि रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, 6 कार्बन आ जाएंगे और ये OH में यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और जब OH में प्लस चार्ज आ जाएगा तो जो दूसरा OH जो मेरा अभी हम लोग ये समझ रहे थे, ये माइनर कर लो या ये कह लो इसको बनाना ही नहीं है, तो अब ये OH यहाँ पर एक ही कार्बन पे आ जाएंगे। और तुम्हें पता है एक ही कार्बन पर अगर OH आ जाए तो वाटर रिलीज हो जाता है। तो मुझे फाइनली जो कंपाउंड मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, दैट मीन्स S मिल जाएगा। तो ये है मेरा सर P और ये है मेरा S। दोनों ही कीटोन्स हैं, साइक्लोकीटोन्स हैं, बट कार्बन नंबर इसमें 5 है जहां से स्टार्ट किया था, इसमें 6 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो ये गलत है। ज्यादातर ब्लीचिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, लेकिन H2S और SO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन देते हैं। जैसे SO2 जब वाटर में रखा जाता है या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो H2SO4 बनाता है और नेसेंट हाइड्रोजन निकाल देता है। H2SO4 यहाँ पर 2 मोल ले रहा है, H2SO4 बन जाएगा और नेसेंट हाइड्रोजन बना देगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड सब्सटेंस को, किसको बेटा, कलर्ड को नेसेंट हाइड्रोजन कलरलेस में बदल देता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन हो गया। तो ड्यू टू रिड्यूसिंग होता, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन या रिड्यूसिंग। तो ये हमारा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +4 है, हाईएस्ट क्या होती है +6, लोएस्ट सल्फर की क्या होती है -2। जब भी किसी भी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का होता है, तो वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम कर सकता है। तो बी स्टेटमेंट सही है। K2Cr2O7 टर्न्स रेड व्हेन एक्सपोज्ड टू SO2। अब K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करेगा, खुद Cr3+ में रिड्यूस हो जाएगा। और ये रेड नहीं, ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन Cr3+ बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज इजली, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है तो फिर वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट और वाइटल नहीं होंगे या स्टेरिक रिपल्शन इफेक्ट लग रहा होगा। डज नॉट हाइड्रोलाइज इजली, ये सही है। तो बी और डी दो स्टेटमेंट सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 63 देखिए, ए और बी दो कंपाउंड का मिक्सचर बनाना है, निगेटिव डेविएशन चाहिए। तो जब तुमने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन में एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ की हर बात को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन दो तरह के होते हैं। अब नेगेटिव में क्या क्या शर्तें हैं? नेगेटिव में ये मान के चलो कि डेल्टा बी जो होती है, यानी कि वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो निगेटिव आता है, क्योंकि निगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी निगेटिव आता है। दैट मीन्स डेल्टा वी 0 से कम होगा। यहाँ कह रहा है डेल्टा वी मिक्सचर का 0 से ज्यादा, डेल्टा वी मिक्सचर 0 से ज्यादा होगा, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और ए और बी इंटरएक्शन इज वीकर देन ए एंड बी, ये बात भी गलत है, एनसीईआरटी में पढ़िएगा। ए और बी इंटरएक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं ए और बी से, ये बात सही है। स्टेटमेंट वाइज है इसलिए पढ़ सकते हो। तो बी और डी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 63 का। 63 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। Which of the following complex ion is expected to absorb visible light? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मीन्स कलर्ड अपीयरेंस दे रहे हैं, और जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता वो कलरलेस होता। तो इफ नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट देन दैट आर कलरलेस। और कलरलेस में ध्यान रखना कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या डी ब्लॉक कंपाउंड में सेंट्रल एटम Cu+1 है, Zn2+ है, Sc3+ है, Ti4+ है, V5+ है, मोस्टली इसी में मिल जाता है। तो अगर Cu+1, Zn+2, Sc3+, Ti+4, V+5 है तो ये सब कलरलेस होते हैं। These ions और their compounds are mostly colorless।
कंपाउंड कभी कभी कलर्ड भी हो जाते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम लगने लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन की थीम को देखते हुए लग रहा है कि इससे मेरा आंसर निकल जाना चाहिए, तो ये कलरलेस होंगे। तो यहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो +3 आएगा, तो देखो यहाँ स्कैंडियम +3, तो ये कलरलेस हो गया, कलरलेस। यहाँ टाइटेनियम की अगर निकालो तो टाइटेनियम की +4 आ रही है, तो टाइटेनियम भी यहाँ दिया हुआ, ये भी सेम कलरलेस। कोबाल्ट निकालो, कोबाल्ट की यहाँ +3 आ रही है, कोबाल्ट +3 इस लिस्ट में है नहीं, तो ये कलर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता था, अभी आगे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर निकालने का अपना ही अलग सिस्टम है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड सब देखना पड़ेगा, लेकिन ये बता रहे हो ऑप्शन देख के ट्रिकी कैसे कर सकते हो। तो ये COF63- में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये इस लिस्ट में नहीं है, तो कलर पॉसिबल हो सकता, कलर्ड हो सकता है। चौथे को देख लें, Zn+2 मिल गया भाई साहब, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, Zn+2 इसमें है मेरा, Zn+2 है, Sc3+ है, Ti4+ है, तो ये तो पक्का ही कलरलेस है, तो 4 मुझे एक कलर मारना ही है जो एब्जॉर्ब करेगा विजिबल लाइट। अगर विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, विबग्योर में तुम्हें पता है कलर चार्ट, तुम्हें पता है विबग्योर का, ये वाला कलर चार्ट तुमने पढ़ा होगा कि ये अगर हमारा वॉयलेट कलर है, एब्जॉर्ब करता है, तो ये येलो दिखाई देगा, वॉयलेट का उल्टा येलो होता है। इस तरीके से पूरा कलर चार्ट, तुमने ग्रीन का उल्टा रेड होता है, तो अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो रेड लाइट दिखेगी, इसलिए इसमें मेरा क्या आंसर होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। 65 क्वेश्चन, फॉस्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देख लो क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला HPO3 है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला देखिए क्या है, H3PO2 है। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला आइए H3PO3 है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आइए H3PO4 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, +5 आएगा, इसमें आइए +1 आएगा, इसमें निकालिए +3 आएगा, इसमें निकालिए +5 आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। 65 के बाद हम लोग चलते हैं 66 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में आपको देखना होगा कि दो चीजें, पहली बात तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, और दूसरा हमको ये देखना होगा कि नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर हो जाए। तो नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर, अभी यहां पर देखिए इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अचीव कर रहा, और ये प्लैनर स्ट्रक्चर भी है, प्लैनर है, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक दिख ही रहा, एरोमेटिक दिख रहा। कुछ लोग सोचेंगे ये क्या लगा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से नॉन एरोमेटिक बता दें, नहीं। अब अभी तो ऐसे तो आप ये देखो कि ये टॉलीन है, तो टॉलीन में तो फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, ये एरोमेटिक हो गया तो उसका रिश्तेदार भी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक डेरिवेटिव है, तो इसको एरोमेटिक मानना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे ही sp3 आया ये नॉन प्लैनर हो गया, नॉन प्लैनर हो गया, तो नॉन प्लैनर हो गया, दैट मीन्स यही हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, और ये वाला अंदर जाएगा रेजोनेंस में, तो 5 6, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और साथ में सारे इसमें जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट मीन्स सब प्लैनर है, तो ये भी प्लैनर स्ट्रक्चर है, प्लैनर, तो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हो गया, समझ पाए होंगे। 67, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है,
डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमारा Q इंटू एल के बराबर होता है। तो जितना Q या जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें CH3F और CH3Br में, तो CH3F का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर CH3F और CH3Cl में देखें तो एक्सेप्शनली CH3Cl का ज्यादा होता है, ये याद करने वाली बात है। जैसे HFCl में HF का ज्यादा है, C2H5F C2H5Cl में C2H5F का ज्यादा है, लेकिन CH3F और CH3Cl में CH3Cl का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंपैरिजन टू चार्ज फैक्टर के। तो याद कर लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, बच जाओगे समस्याओं से। तो CH3Cl CH3F CH3Br 1, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ये देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बताया था अभी अभी आपको कि थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए में नीचे जाने पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो Tl प्लस ज्यादा स्टेबल होगा Tl3 प्लस से। अच्छा Cu प्लस में देखो 3D10 है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 3D10 है तो 3D9 से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, Cu2 प्लस हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से एनसीईआरटी में लिखा है डी ब्लॉक में ज्यादा स्टेबल होता। Cr3 प्लस में 3D3 है, इसमें 3D4 है, तो ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें 3D0 है, इसमें स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3D3 4s2, तो 4s2 से 2 गए तो 3D3 आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है D0 इन कंपैरिजन टू D3 के। तो ऐसे हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 68 का सही हो जाएगा। 69 देखिए, ये एक रिएक्शन है, इसमें बेटा यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ा लेना मिसप्रिंट है और ये सब लोग जानते होंगे। तो बहुत आसान तरीका है, I माइनस लीजिए, MnO4 माइनस लीजिए और इसको I2 में बदलिए और MnO2 में बदलिए। जो हमारा OH और जो हमारा वाटर है वो हम लोग बाद में ले आएंगे, वो बाद में ले आएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर डाल लेते हैं। यहाँ -1 है, यहाँ +7 है, यहाँ 0 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है। तो देखो -1 से ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मीन्स है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसका मीन्स है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। ये +7 से +4 हो रहा है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, इसका मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कितने का? 3 का। अब आप 3 यहां पर भेजिए और 1 यहां पर भेजिए, तो मुझे जो नंबर मिल जाएंगे वो नंबर ये होंगे 3 1, इसको बैलेंस करेंगे तो 3/2 और 1, 3/2 और 1। लेकिन हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू रखते नहीं है बैलेंसिंग रिएक्शन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 6I + 2MnO4 माइनस दिस गिव्स 3I2 + 2MnO2। ये जो 6 है मेरा, ये यहाँ पे क्या है? ये x है, 6 मेरा x है, तो x मुझे पता चल गया, ये y भी मुझे पता चल गया, और z अभी मुझे पता लगाना है, और p भी मुझे पता चल गया, p पता चल गया, और q भी मुझे पता चल गया। अब मैं ऑप्शन देख लेता हूं, आगे मेहनत तभी करूंगा जब ऑप्शन मैं मैच कर लूंगा। तो ऑप्शन मैच करने गया, देखो ये शुरू में x लिया हुआ, तो x 6 किस में? एक ही में। जब एक ही में है तो मेरा आंसर यही हो गया, थर्ड। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मिला लो, यहाँ y2 है, ये भी ठीक है, और ये 4 छोड़ दो, p3 है, और क्या चाहिए? q2 है, ये देखो बैलेंस हो गया।
बाकी इसमें अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या इस रिएक्शन में कहीं H है, नहीं। अगर रिएक्शन में कहीं भी H ना हो और बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम बैलेंस करना हो तो एक ट्रिक होती है, तुम्हें पता होगा। अब वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे 2 4 8 O है और यहाँ पर 4 O है, यहाँ पर 4 O है, तो यहाँ पर 4 O कम है, तो जितने O कम हो उसके डबल OH जोड़ने चाहिए। जिस तरफ O कम हो, 8 कम थे तो डबल OH जोड़ दिए, और इसके हाफ वाटर इस साइड जोड़ोगे, 4 वाटर। तो जो वाटर का है वो Z है, तो Z4 आएगा, आ गया। और R मेरा 8 है, 8 आएगा। पूरी तरह से बैलेंस करके सीख गए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव एलिलिक कार्बन। तो एलिलिक कार्बन में ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो जिसके बगल में डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, जैसे ये है, ये एलाइलिक कार्बन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक कार्बन है, तो तीनों के पास एलाइलिक कार्बन है, इसलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। फॉर्मूला है H4P2O7। ये 2 फॉस्फोरिक एसिड को हीट करो, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। जैसे सब लोग ने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा होगा, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। अब इसको भाई साहब आप करिए क्या, हीट कर दीजिए। हीट करने पे ये वाटर निकल जाएगा, तो जब वाटर निकल जाएगा तो मेरे सामने ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। P पे डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। फॉर्मूला चेक कर लें सही बन रहा है कि नहीं। फॉर्मूला चेक करिए, 4H हैं, हाँ भाई हैं, 2P हैं, 7O है, 1 2 3 4 5 6 7 7O भी है, सारी बातें सही है। अब मुझे क्या गिनना है, POH बॉन्ड गिनने। चलिए OH गिनिए, 1 2 3 4, क्या कहते हो, 4 OH हो सकते हैं, 4 OH। अब ऑप्शन आइए, ये 2 ऑप्शन में कोई एक होगा। फिर मुझे क्या गिनना है, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O गिनो, 1 2, इसमें दोनों में 2 2 है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब मुझे क्या गिनना है, POP एक बॉन्ड है, यानी कि 4th ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया। 71 72 देखिए, नंबर ऑफ विजिबल लाइन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इसमें देखिए एक गुगली हो गई, एक ट्विस्ट हो गया, एक ट्विस्ट वाला। जनरली ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम लोग को ट्रिक मालूम है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, समेशन डेल्टा एन, यानी लाइंस का डिफरेंस। तो समेशन कहाँ से जाना है, 5 से, कहाँ पे जाना है, 1 पे, ग्राउंड स्टेट में। तो ये हो गया ये सिग्मा, और ये आ गया हमारे पास 4। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 4 + 3 + 1, सॉरी 2 भी तो लाओ, 2 + 1, टोटल है 10 लाइंस। 10 लाइंस ऑप्शन में भी है। कई लोगों ने डायरेक्ट ऐसे मार दिया और 10 लाइन, और कई लोगों ने बना के भी किया और 10 लाइन कर लिया, बस हो गई सिली मिस्टेक, -1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। इसमें भाई साहब मुझे विजिबल लाइंस पूछा गया, इसमें मुझे टोटल अगर स्पेक्ट्रल लाइन पूछता तो ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन थी, टोटल स्पेक्ट्रल। अक्सर गाइड बुक में यही क्वेश्चन होता है, हम लोग ने इसमें ट्विस्ट कर दिया, टोटल स्पेक्ट्रल विजिबल। देखिए कि बच्चे रट के मार रहे हैं कि पढ़ के मार रहे हैं। तो ये जो 10 लाइंस है ये नहीं आना चाहिए। अब तुम्हें तो मालूम है विजिबल लाइन केवल बामर सीरीज में होती है। फर्स्ट 4 बामर सीरीज लाइंस आर द विजिबल। अब बामर सीरीज में जो n2 वैल्यू है वो होगी 2,
दैट मीन्स 5 से हम लोग 2 में आ सकते हैं, या 4 से 2 में आ सकते हैं, या 3 से 2 में आ सकते हैं। भाई 5 से डायरेक्ट आ जाए 2 में, या 5 से 4 में आए तो 4 से 2 में आ जाए, या 4 से 3 में आए 3 से 2, यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो ओनली 3 लाइन्स मिलेंगी, 3 लाइन्स। तो मेरा थर्ड ऑप्शन 3 लाइन्स का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हम लोग ने सोल्यूशन में भी दिखाया और तुम्हें पता भी होगा कि जब हमारे पास CH3CO ग्रुप होता है, CH3CO किसी भी ग्रुप से जुड़ा रहता है, या CH3COH किसी ग्रुप में जुड़ा रहेगा, किसी कंपाउंड में जुड़ा रहेगा, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अगर ये CH3CO नहीं C2H5CO है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, या ये HCO है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब इसमें देखें, यहां पर देखो ये हमारे पास HCOH है, तो इसमें HCO है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसमें CH3COH है, इसमें CH3CO है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें CH3COH ये देगा, इसमें CH3COH ये देगा, इसमें इस तरफ से CH3CO है ये भी देगा। तो यानी सेकंड देगा, थर्ड देगा, फोर्थ देगा, फिफ्थ देगा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन 73 में हो जाएगा। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में ध्यान रखना कि हम लोग रिएक्शन जानते हैं कि हमें RX की रिएक्शन R-ONA से करनी होती है, तो इसमें ये हमारा NaX निकल जाता है, ये NaX निकल जाता है और मुझे मिल जाता है ROR'। अब इसमें समस्या ये होती है कि कभी कभी हैलाइड में ये जो हैलाइड बॉन्ड होता है ये रिजिड हो जाता है और ये ब्रेक नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं आसानी से मिल पाती है। कब कब ये होता है, जैसे C6H5 बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हो तो ये रिएक्शन नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर हम लोग ने यहां पर C6H5 और यहां भी C6H5 ले लिया, दोनों तरफ C6H5 ले लिया, तो मैं इसमें C6H5 डाईफेनिल ईथर नहीं बना पाऊंगा। अगर मुझे यहां पर C6H5 नहीं, ये मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये मैंने अगर ले लिया तो ये भी बॉन्ड रिजिड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें फेनिल में भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मीन्स ये है कि मेरा डाईवेनाइल ईथर भी मैं विलियमसन से नहीं बना सकता हूं या नहीं बनाता हूं, डाईवेनाइल ईथर भी नहीं बनाता हूं। अब सबसे मेन, अगर मेरे पास CH3CH3CL है, ये टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड है। टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड में ये Cl जब टूटता है तो ये यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां मेरा एलिमिनेशन हो जाता है तो ये रिएक्शन हो नहीं पाती बिकॉज टर्शरी हैलाइड या टर्शरी कार्बोकैटायन एलिमिनेशन रिएक्शन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस वजह से अगर मुझे इसका डाइमर का ईथर बनाना है C6H5 नहीं CH3, ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है। अगर मुझे डाई टर्शरी ब्यूटिल ईथर बनाना है तो मैं विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना पाऊंगा, ये भी नहीं बनेगा। ये 3 छोड़ दीजिए, बाकी आप विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बना सकते हैं, ये आपको काम आएगा। तो अब देखो कह रहा है मेथॉक्सी बेंजीन बना लेंगे, मेथॉक्सी में CH3O लाना, ले आओगे भाई। बेंजिल ला सकते हो, C6H5CH2 ला सकते हो। मेथिल टर्सरी ब्यूटिल, एक तरफ टर्सरी ब्यूटिल दूसरी तरफ मेथिल पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ले लेंगे मेथिल क्लोराइड,
और यहां पर हम लोग ले लेंगे टर्सरी ब्यूटिल CH3 CCH3 CH3 ONA। सोडियम एल्कोक्साइड में टर्सरी ब्यूटॉक्साइड चल सकता है, लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल नहीं चलेगा। डाइटर्ट ब्यूटाइल ये है, डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर, ये नहीं बनेगा, इसलिए मेरा इसका 74 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 75 देखिए, कुछ स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर बेंजीन रिंग पर या वेनाइल ग्रुप पर मेरा Cl लगा है, Cl लगा है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। sp2 में s करेक्टर ज्यादा है, छोटी हो जाती है, इसलिए ये इनर्ट हो जाता है और जल्दी से टूटता नहीं है। और या फिर ये कह लो कि Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, तो डबल बॉन्ड भी छोटा हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यही लिखा हुआ कि एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, Cl जल्दी टूटता नहीं है, एंड मोर स्टेबल देन एल्किल हैलाइड ड्यू टू इन एरिल हैलाइड द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अकर। हाँ भाई होता है। इन एल्किल हैलाइड CX बॉन्ड इज sp3, एल्किल हैलाइड में sp3 होता है, एरिल हैलाइड में sp2 होता है, ये भी बात सही है। इन एरिल हैलाइड CX बॉन्ड लेंथ काट दो, इज स्ट्रॉन्गर देन एल्किल हैलाइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड छोटा है तो स्ट्रॉन्गर है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन इस बार नीट 2023 में भी ऐसा आया था। क्या करेगा, रिंग लगा देगा, बड़ा कर देगा कंपाउंड, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। देखो ये जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में बता रहा है। क्लीमेंसन रिडक्शन हमारे कीटो को एल्केन में बदल देगा या कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन बदल देगा। तो ये यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्केन में बदल जाएगा। ये जो रिंग लगी है ये एज सच लगी रहेगी, लेकिन बस एडिशनल काम ये होगा कि ये OH की रिएक्शन HCl से हो जाएगी। यहाँ जो HCl है तो ये वाटर निकल जाएगा और इस पे Cl लग जाएगा, तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा। तो ये कंपाउंड मेरा 4th ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो ये 4th हो जाएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन का था। स्ट्रक्चर का बेस क्वेश्चन है, बहुत आराम से बना लोगे। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग या 3 लोन पेयर बचेंगे। वो मुझसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे पूछ रहा, तो HCF2 में 3 लोन पेयर बच रहे हैं, तो 3 मेरा 4th में है, तो यहाँ A का 4th हो जाएगा, यहाँ A का 4th 2 जगह, तो आगे मुझे बढ़ना पड़ेगा। XCO2F2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्योंकि फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जेनॉन 8 बॉन्ड तक बना सकता है। तो 1 फिर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ 1, खर्च कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, बचे कितने 1 लोन पेयर। तो XCO2 में सेकंड। फिर हमारे पास आ जाएगा, आगे देख लो भाई B का सेकंड केवल सेकंड में है, तो आगे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सेकंड मार देंगे, बाकी आप स्ट्रक्चर बनाते रहिएगा। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कई जल्दबाजी कर देते हैं, बहुत पुराना है, कई बार पूछा वो क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा गूगली पॉइंट किया था। इसमें कई बच्चों को याद रहता है कि एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, और एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस वैल्यू एनसीईआरटी में भी दी हुई है, 390 होती है, 390.8 होती है। तो 391 अभी समय लगेगा भैया, 8:15 बजे शुरू हो पाया, तो भाई साहब रिक्वेस्ट है, भी समय लगेगा। तो 391 हमारा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे अगर 391 डायरेक्ट मार देंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या है, रिएक्शन बनानी और सॉल्व करना है। CH3COONA की रिएक्शन हम लोग करेंगे HCl से, तो मुझे मिल जाएगा CH3COOH, आप ये मेथड जानते होंगे, प्लस NaCl।
अब यहाँ पे अब बहुत आसान है, कई बार आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। बस आपको CH3COH निकालना है, तो आप इन दोनों के ऐड करके NaCl को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो CH3CONA की देखिए कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ 100 ले लिया। HCl की कितनी दी हुई है, HCl की 500, तो 500 ले लिया। NaCl को सबट्रैक्ट करके इधर लाओगे, NaCl कितनी दी है 200, तो ये 200 कर दिया। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH। तो ये मुझे मिल जाएगा 600 माइनस 400 आ जाएगा। और कई बच्चों ने 391 डायरेक्ट मारा होगा, उनका गलत हो गया होगा, सॉरी इसके लिए। हम लोग ने गूगली कर दी। यहाँ पे 78 के बाद 79 पे जाएंगे। ये बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है, 79 का सेकंड हो जाएगा। हालांकि इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, आप लोग के सर लोगों ने ट्रिक कराई होगी। Which among the following most readily dehydrated? जब डिहाइड्रेशन की बात आती है तो दो मेन फैक्टर होते हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और एक हमारा फैक्टर होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो डिहाइड्रेशन के बाद बनती है। इस तरह का नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और जो मणिपुर में रिपीट क्वेश्चन जो हुआ था उसमें भी ये आया था। तो इसमें ये देखिए, जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा तो इससे ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेशन में है डबल बॉन्ड, तो स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये पहला ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, जो सबसे जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर भी देखिए ये पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो अनस्टेबल होगा इसकी वजह से। तो ये कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसका कार्बोकेटायन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा, और तब फिर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन में आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट होगा। Which among the following correct graphical representation of चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ तुम्हें पता है कि हम लोग चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में नहीं। कई बच्चे जल्दबाजी में इसमें कंफ्यूजन में हो गए होंगे। ये वाला वैसे डायग्राम सही दिया हुआ है, लेकिन ये लेना नहीं क्योंकि ये बॉयल्स लॉ है। अब ये दो मेरे पास बचे, तो ये दो जब मेरे पास बचे तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, तो ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो P1 सबसे कम, उससे ज़्यादा P2, उससे ज़्यादा P3। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये भी सही दिया हुआ है ग्राफ, लेकिन ये बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स नहीं। यहाँ हमने चार्ल्स लॉ पूछा, इसलिए कंफ्यूजन मत आइएगा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, ये सेम ग्राफ है, उल्टा दिया हुआ। 82 देखिए, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। इसको निकालने का तरीका होता है, आप लोग ने क्लास में सीखा होगा। जब भी कहीं मोलर टर्म लग जाए, मोलर वॉल्यूम, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो समझ जाना कि इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे ही मोलर टर्म लगेगा इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर कहें मोलर वॉल्यूम तो इंटेंसिव हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिसिबल रिएक्शन की आपको पता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K, और डेल्टा जी मुझे चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव चाहिए तो log K का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। log K का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब K का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा।
क्योंकि k का वैल्यू अगर 1 से छोटा आ गया 0.5 0.25 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो k का वैल्यू 1 से बड़ा यानी 83 का थर्ड हो जाएगा, 83 का थर्ड हो जाएगा। ये यूनिट है, यूनिट आराम से आप मैच कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबने याद किया होगा, याद करने वाला क्वेश्चन है और इसका थर्ड हो जाएगा। 85 बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। ये देखो आइसोप्रीन यूनिट दी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2। आइसोप्रीन यूनिट का पॉलीमर रबर होता है। और ये नियोप्रीन यूनिट दी गई, क्लोरोप्रीन दिया गया है, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर नियोप्रीन होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइनदार बनाया जिससे आपको लगे कोई नई चीज है। विच स्पीसीज हैव मोर एटम देन वन और मोर एटम दैट वायलेट द ऑक्टेट रूल। तो जो NO होता है उसमें 2 बॉन्ड फुल होते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। SF2 में ऑक्टेट कंप्लीट है, PF4 प्लस में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 86 का ओनली NO होना चाहिए, P होना चाहिए। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट एंड हाइड्रेट को हीट करते हैं तो CO2 मिलती है, वाटर मिलता है और मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब ये कह रहा कि कहाँ कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ हाइड्रेट है, यहाँ जरूरत है, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ जरूरत है, यहाँ ना कार्बोनेट है ना हाइड्रेट है, यहाँ पर कार्बोनेट है, तो इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट ही है मेटल ऑक्साइड। 88 एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को बनाते हैं। ये एक हमको हेक्सागोनल रिंग मिली है, इस पर CH2OH लगा है। इसको हम लोग ने एसिडिक मीडियम में हीट किया, एसिडिक मीडियम में पहले ले गए। तो एसिडिक मीडियम में जब ले जाओगे तो यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा और ये मेरे को कार्बोकैटायन मिल जाएगा। ये कार्बोकैटायन आप देख रहे हो कि ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो यहां से जो H होगा वो H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे को यहां पर मिल जाएगा CH3 और यहां पे प्लस आ जाएगा। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। चाहे यहां ले आओ चाहे यहां ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। अब इस पर मैंने रिएक्शन कराई है HBr की। अगर हम नॉर्मली HBr की रिएक्शन कराते तो निगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ज्यादा कार्बन पे जाना चाहिए था। इस पे एक कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करना चाहिए था। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ज्यादा मार्कोनिकॉफ, फिर से बताना चाहूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पे कम से कम H है उस पे निगेटिव पार्ट अटैक करेगा। तो ब्रोमाइड को यहां पे अटैक करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देखें रिएक्शन में ये पर ऑक्साइड लगा हुआ है, तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में खैरेश इफेक्ट लग जाता है, उल्टा हो जाता है। जिस कार्बन पे ज्यादा H है वहां पे अटैक करेगा निगेटिव पार्ट, यानी कि इस पे अटैक करेगा ब्रोमाइड। और जब इस पे अटैक करेगा तो जो मेरा स्ट्रक्चर आएगा वो ये आ जाएगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये CH3 को हम लोग ने ऐसे बना लिया क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन कर दिया, और ये Br बगल वाले पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। 89 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना।
बहुत इजी है, डायरेक्ट मैग्नेट और पैरामैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल होते हैं। मैग्नेट आयन और पैरामेटिक आयन में पाई बॉन्डिंग पी ऑफ ऑक्सीजन और डी ऑफ मैग्नीज में होती है, बिल्कुल ठीक। मैग्नेट एंड पैरामेटिक आयन पैरामेटिक होते हैं, पैरा नहीं सॉरी पर मैग्नेट, तो पर मैग्नेट तुमको पता होना चाहिए डायामैग्नेटिक होता, इसलिए ये गलत हो गया और मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था। मैग्नेट आयन ग्रीन है यानी K2MnO4 और पर मैग्नेट आयन पर्पल है। पर मैग्नेट आयन मीन्स होता है MnO4 माइनस, ये पर्पल कलर का होता। सब एनसीईआरटी पढ़ोगे सब मिलेगा। MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयन होता है, MnO4 -1 पर मैग्नेट आयन होता। 90 विच गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर सही है, सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज सही है, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डी राइबोज गलत है। यहां पर डी, तुम लोग तो बायोलॉजी के महान विद्वान हो, डी ऑक्सी राइबोज होना चाहिए और मुझसे गलत ही पूछा था, तो ये सही हो गया। माइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, कर लोगे। इसमें मुझे एसिडिक निकालना है, तो एसिडिक में या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो वो एसिडिक होता है, या फिर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ज्यादा हो। यहाँ पर देखिए मेटल है, मेटल में यहाँ +6 है तो ये एसिडिक हो गया, यहाँ +7 है ये एसिडिक हो गया। ये मेटल है लेकिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये न्यूट्रल है, COSO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक हो गया। तो CrO3 Mn2O7 SO2, क्योंकि यहाँ पर +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड में, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 या उससे ज्यादा है तो एसिडिक होगा। यहाँ पे +7 है एसिडिक होगा, यहाँ पे +4 कोई मतलब नहीं क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ही है, 4 को छोड़कर CO एंड हमारा N2O NO और वाटर को हटा दो 3 ले लो। और 92 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सीलेंट सबस्ट्रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में अच्छी रिएक्शन उसकी चलेगी जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल हो। यहाँ पे अगर हम कार्बोकैटायन बनाते हैं तो ये कार्बोकैटायन इस CH3 के +I इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है और यहाँ पर एक बेंजिल ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका कार्बोकैटायन यहाँ बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में भी स्टेबलाइज है और C2H5 के +I से भी स्टेबल हो रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। यहाँ पर देख रहे हो विनैलिक कार्बन पे तो स्टेबल हो जाएगा, अभी समझा के आए थे। डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर हैलाइड ग्रुप लगा तो आसानी से नहीं टूटता, यहाँ भी आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये SN1 रिएक्शन इजीली नहीं देंगे, ये लोग SN1 रिएक्शन आसानी से देंगे। आंसर कौन सा था इसमें? आंसर था सेकंड। Which of the following statement is incorrect? सेरोटोनिन इज ट्रांकुलाइजर सही है, नोवेस्ट्रल इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग सही है, एनसीईआरटी पढ़िएगा। क्लोरएम्फेनिकोल इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी ये गलत हो गया। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स विद एंजाइम, बिल्कुल ठीक, तो इसलिए मेरा यहां पर हो जाएगा थर्ड वाला। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड P and Q are 80 and 60, ठीक है भाई। द टोटल वेपर प्रेशर मिक्सिंग ऑफ 3 मोल, टोटल वेपर प्रेशर में 3 और 2 मिलाया तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो 80 इंटू 3/5, क्योंकि ये टोटल मोल 5 है, मोल फ्रैक्शन निकालोगे तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, PT बराबर होता है P0XA प्लस P0XB, ये PA0 ये PB0, तो यहाँ पे PA0 80 है, 3/5 हो गया, 3 मोल है, 5 टोटल मोल है, 60 इंटू 2/5, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर देखिए 94 में क्या आ रहा है आपका,
मैं यहाँ देख के बताता हूँ आपको, मेरे पास क्या है, 4th आ रहा है, 72 आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। 95 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, ये टर्सरी है अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ल्यूकास रीजन से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ये देखिए हमारे पास एल्कीन है, ये एल्केन है, Br2 वाटर से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एल्कीन Br2 वाटर से रिएक्शन करेगी और इसका ब्राउन कलर उड़ जाएगा और एल्केन नहीं करेगा। ये हमारा NaNH2 के साथ ये रिएक्शन करेगा और सोडियम एल्काइलाइड बन जाएगा, ये नहीं करेगा तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें देखो क्या है, ये टर्सरी एमीन है और ये सेकेंडरी एमीन है, और कह रहा कार्बिल एमीन टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देंगे, कार्बिल एमीन टेस्ट प्राइमरी एमीन देता, इसलिए 4th वाला इनकरेक्ट है। कह रहा कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं भाई साहब नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। CuSO4.5H2 में कह रहा 64 ग्राम सल्फर है, अगर 1 मोल लोगे तो 32 ग्राम होगा, 2 मोल अगर CuSO4.5H2O लोगे तो फिर हमारा 64 ग्राम होगा। इसमें H कितने हैं, 20 H प्रेजेंट है। कह रहा H प्रेजेंट इन सैंपल और मुझे वेट बताना है, तो 20 H पर 1 H का 1 ग्राम, तो 20 H का 20 ग्राम सेकेंड हो गया। ये एक रिएक्शन दी गई है, इसका रेट एक्सप्रेशन दिया यहाँ 1 है, और कह रहा है कि A को सेम रखा, B को डबल किया, तो रेट बताओ। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है तो डबल करो चाहे ट्रिपल करो, जब डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए इसमें मेरे हिसाब से 3rd होना चाहिए 97 का। फिर हम लोग आ जाते हैं 98 पे। अ मेटल हैज FCC लैटिस, ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर डेंसिटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो डेंसिटी का Z इंटू M A³ इंटू Na, ये फॉर्मूला रखना आपको। तो Z मेरे पास D मुझे कितना दिया हुआ है, कितना दिया 2.72, Z FCC का 4 होता है, मोलर मास मुझे निकालना है, और यहाँ पर मेरे पास एज लेंथ 404 pm है, लेकिन डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मुझे लिखना होगा 4.04 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 3 और 6.02 इंटू 10⁻23। m निकाल लीजिए, m देखिएगा 26.9 आ जाएगा, यानी कि 27, तो ये 3rd हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन गोइंग डाउन द हैलोजन ग्रुप, 7th में नीचे जाने पे कौन डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, इसका मीन्स 3rd ऑप्शन सही होगा। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, एक होता है क्लासिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग को रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं, इसमें SO2 होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चन NCERT कई बार आता है, और क्लासिकल स्मॉग में SO2 होती है और उसको हम लोग रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं, और ये क्लासिकल स्मॉग सर्दियों में बनता है और गर्मियों में बनता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, और फोटोकेमिकल स्मॉग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओजोन होता है, एक्रोलीन होता है, और पैन होता है, एनो होता है, ये सब होते हैं। तो एनो होता है, ओजोन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, कह रहा कौन नहीं होता, तो SO2 नहीं होता, SO2 मेरा क्लासिकल स्मॉग में होता है। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, अच्छा पेपर आपको लगा था, आज का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पसंद आया कि नहीं आया, या कोई सजेशन हो तो बताइएगा। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।